जय हिंद दोस्तों, मैं अविनाश पारिक स्वागत करता हूं आपका एपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वागत है सभी का। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए। एनडीए एग्ज़ाम की डेट हमारी नज़दीक आ चुकी है। 10 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है। साथ ही साथ पे यूपीएससी ने आपके एनडीए एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं। समय है, लास्ट समय में हम अपनी तैयारी को किस तरीके से अंतिम धार लगाएं। तो एपेक्स क्लासेस इसके लिए लाए हैं आपके लिए शानदार एनडीए 2022 मॉक टेस्ट सीरीज। सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। ये टेस्ट सीरीज आपकी स्ट्रेटेजी डेवलप करने में, टाइम मैनेजमेंट तथा प्रेजेंट परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने में हेल्प करने वाली है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में एग्जाम हॉल के प्रेशर को हैंडल करने के लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की जो 25 क्वेश्चंस है, जो कि एग्जाम हॉल में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप कनेक्ट कीजिए। मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द एनर्जी ई of a photon is equal to h nu, where nu is frequency and h is Planck constant, then the dimension of Planck constant is। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारा कोई भी फोटोन है जिसकी ऊर्जा कितनी है, हमारी E है, जो कि h न्यू के बराबर है, जहां पर न्यू क्या हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो हमें h के डायमेंशन फाइंड करने, h की विमा ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चंस पे हम बात करने से पहले मैं आपको कुछ ब्रीफ आइडिया देने वाला हूं। हर एक क्वेश्चन पे मैं आपको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी बनती है, उससे रिलेटेड जितनी भी हमारे एक्सपेक्टेड लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूं, ताकि अगर हमारा इस टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन बनता है तो वो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या हो, वहां से भी वो क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हम कर सके। तो बात करते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है विमा के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक आइडिया बताता हूं विमा क्या होती है। जब भी हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में, तो फिजिक्स को हम लॉस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी मैं लॉस के बारे में बात करता हूं, जैसे कि ओम्स लॉ हो गया हमारा, कूलम्ब्स लॉ हो गया हमारा, ग्रेविटेशनल लॉ हो गया, इन सभी लॉस को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो इन लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज या फिर भौतिक राशियां। दो प्रकार की भौतिक राशियां होती है, मूलभूत भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां, मींस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरी होती है हमारे पास में डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास में 7 है, जैसे कि हमारे पास में लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, पदार्थ की मात्रा, प्रकाश तीव्रता और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर विद्युत धारा जिसे हम बोलते हैं। इस प्रकार से 7 भौतिक राशियां है, इनको हम बोलते हैं मूलभूत भौतिक राशियां। बाकी जितनी भी भौतिक राशियां हैं, इन मूलभूत भौतिक राशियों से डिराइव की जाती है, इन मूलभूत भौतिक राशियों से व्युत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो जब भी मैं किसी भौतिक राशि को मैं मूलभूत भौतिक राशियों के रूप में प्रदर्शित करता हूं, तो वो कुछ घातों के रूप में बढ़ती है। इन घातों को हम क्या बोलते हैं? विमा बोलते हैं या फिर डायमेंशन बोलते हैं। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विजेंद्र मेवाड़ा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। स्टूडेंट, बात करते हैं कि क्वेश्चन में हमें जो एच प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट की हमें डायमेंशन पूछी है। तो किस तरीके से होता है ये देखिए, क्वेश्चन में गिवन है E इक्वल टू कितना होता है हमारा h न्यू, एनर्जी हमारी h न्यू के बराबर है, जहां पर E हमारी ऊर्जा है, न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो यहां से h बराबर कितना निकल के आएगा? E अपॉन न्यू। h की मुझे डायमेंशन निकालनी है, तो सबसे पहले मैं E की डायमेंशन फाइंड करूंगा, देन मैं न्यू फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन फाइंड करने वाला हूं। तो E की डायमेंशन के बारे में हमें पता है कि मींस जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा की डायमेंशन कितनी होती है? ऊर्जा की डायमेंशन वही होती है जो कार्य की होती है। m1 L2 T-2 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऊर्जा की डायमेंशन कितनी रहने वाली है हमारी? m1 L2 T-2। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करता हूं, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट इकाई तो कितनी है? हर्ट्ज में होती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम का रेसिप्रोकल होती है, मींस व्युत्क्रमानुपाती होती है समय की। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि मींस जो टाइम फ्रीक्वेंसी है उसकी डायमेंशन कितनी बन के आने वाली है? T-1।
इस तरीके से। तो यहां से हमारा h का डायमेंशन क्या बन के आएगा स्टूडेंट्स? अगर मैं h के डायमेंशन के बारे में बात करता हूं तो h का डायमेंशन बन के आने वाला है, अगर मैं इस वैल्यू को पुट करता हूं तो m1 L2 t-2 अपॉन में t-1। अगर मैं t-1 को ऊपर की तरफ लेकर जाता हूं तो ये क्या बनाएगा? t+1। और जब भी हमारी बेस सेम होता है तो घातें क्या करती है? जुड़ जाती है। तो यहां से ये जो t-1 ऊपर जाएगा तो -2 और +1 आपस में ऐड होकर कितना बना लेगा? t-1। t-1 ये बना लेगा। तो फाइनली अगर मैं यहां से इसको लिखना चाहूंगा तो h की डायमेंशन हमारी कितनी बन के आने वाली है? h की डायमेंशन हमारी बन के आने वाली है m1 L2 और ये t ऊपर जाके +1 बना लेगा और -2 और +1 आपका t-1। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बन के आने वाला है? यहां से फाइनली आंसर हमारा बन के आने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज m1 L2 t-1। इस तरीके से आपको एग्जाम में इसको सॉल्व करना है। यूनिट और डायमेंशन हमारा जो चैप्टर है बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, 11th क्लास में हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं इसको, लेकिन ये सारी की सारी जो यूनिट और डायमेंशन वाला चैप्टर है पूरी की पूरी फिजिक्स को इंटीग्रेट करता है। तो यहां से क्वेश्चन हमारा बनना संभावित है, ज्यादा से ज्यादा हमारा यहां से क्वेश्चन बन सकता है, पर पक्का बनेगा। तो इसीलिए हमें इस चैप्टर पे अच्छे से मेहनत करनी है। तो डायमेंशन हमारी क्या बनी है? h बराबर m1 L2 t-1। स्टूडेंट आपसे यहां पर डायमेंशन पूछिए तो नेक्स्ट एग्जाम में कभी भी आपसे इसकी जो प्लांक कांस्टेंट है इसकी यूनिट भी पूछ सकता है, इसकी इकाई भी पूछ सकता है, इसका मान भी पूछ सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मींस जब भी मैं प्लांक कांस्टेंट के बारे में बात करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो 6.62 इंटू 10⁻⁻24 10⁻⁻34 कितना होता है? 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होती है हमारी? जूल पर सेकेंड। या फिर मैं अगर इसकी दूसरी यूनिट के बारे में बात करता हूं तो इसकी दूसरी यूनिट क्या रह सकती है हमारी? मींस जूल पर सेकेंड को हम क्या बोल सकते हैं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये भी हमारी प्लांक कांस्टेंट की यूनिट हो सकती है। डायमेंशन इसकी हमने अभी फाइंड की है। तो ये सारा का सारा आपका फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में था। मींस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें प्लांक कांस्टेंट के बारे में बात की थी, मींस प्लांक कांस्टेंट का हमारा यूनिट, डायमेंशन और मान कितना होता है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काइनेमेटिक्स से है, मींस यांत्रिकी से है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है? क्वेश्चन आपके सारे के सारे एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। क्वेश्चन में आपके वहां पर न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा पेपर डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? A boy goes from P to Q with a velocity of 40 meter per second and comes back from Q to P with a velocity of 60 meter per second. Then the average velocity of the boy during the whole journey. अमित शर्मा जुड़े हुए हैं, स्वागत है अमित शर्मा। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए। क्वेश्चंस की हम सीरीज लगा रहे हैं, एग्जाम में जो 25 क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? एक लड़का P से Q 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति हो जाता है और Q से P मतलब वापस किधर आ रहा है? अपनी पुरानी वाली पोजीशन पे आ रहा है, तो 60 मीटर पर सेकंड के वेग से वापस आ जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत वेग पूछा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी के बारे में पूछा है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मींस अगर कोई वस्तु P से Q जाती है तो उसकी प्रारंभिक स्थिति इनिशियल पोजीशन कहां पर है? P पॉइंट पर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं इनिशियल पोजीशन। यहां से ये P से Q तक जाता है कुछ वेग के साथ में और वापस ये Q से P की तरफ लौट जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि जब इसने जर्नी स्टार्ट की थी उस समय और जब इसने जर्नी समाप्त की है, इसकी यात्रा समाप्त हुई है, उस समय इसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या है? सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी इसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम रहेगी तो हमारा विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कितना रहने वाला है? 0 रहने वाला है। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना रहने वाला है? टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना बनने वाला है? 0 बनने वाला है। विस्थापन हमारा 0 रहेगा। तो अगर मैं बात करता हूं एवरेज वेलोसिटी के बारे में, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है हमारी? एवरेज वेलोसिटी होती है हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
मींस कुल विस्थापन बटा कुल लिया गया समय। अगर विस्थापन का मान हमारा 0 है, विस्थापन का मान अगर हमारा 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या बनने वाली है हमारी, फाइनली 0 बनने वाली है। तो यहां से हमारा इसका राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं थोड़ी देर में, नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर हमारे वो भी टॉपिक आने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है द एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, त्वरण समय ग्राफ के अंदर जो क्षेत्रफल है वो क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शंस में आपको गिवन है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और चेंज इन वेलोसिटी के बारे में। चेंज इन वेलोसिटी के बारे में हमें क्या ये बताता है क्या। बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगर वेग में परिवर्तन कैसा होता है, धनात्मक होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। और वेग में अगर कमी आती है, वेग अगर हमारा घटता है, तो इसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन या फिर मंदन। बात करते हैं स्टूडेंट, जब भी मैं अगर एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ के बारे में बात करता हूं, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ के बारे में बात करता हूं, तो इनका जो ग्राफ बनने वाला है, इनका जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से, इन ग्राफ के बीच का जो क्षेत्रफल रहेगा, ये क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करेगा, ये प्रदर्शित करेगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करने वाला है, वेग में परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला है। तो क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है, चेंज इन वेलोसिटी, मींस वेग में परिवर्तन की दर को। गोमती वर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किए गए हैं। क्वेश्चंस आपके एग्जाम के हिसाब से है और एग्जाम में आपको हूबहू प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, कॉपी पेन लेना है और अपने से ट्राई करना है। अगर आपसे क्वेश्चंस बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो मैं सारे के सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करने वाला हूँ। फाइनली जब आपका टेस्ट पूरा हो जाएगा ये, उसके बाद में आपको काउंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं यहीं पर थोड़ा सा एक्सपेक्टेड लेवल का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे त्वरण समय ग्राफ के बारे में पूछा है, तो आपसे यहां से मींस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में पूछा है, तो आपसे नेक्स्ट वेग समय ग्राफ के बारे में पूछा जा सकता है। मींस जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका जो हमारा एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। जब भी मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करता हूं, तो वेलोसिटी क्या होती है हमारी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मींस विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो जब भी मैं बात करूंगा वेग समय ग्राफ के बारे में, मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, तो वो ग्राफ किसको प्रदर्शित करेगा हमारा, वो ग्राफ हमारा प्रदर्शित करने वाला है, वो ग्राफ प्रदर्शित करेगा विस्थापन में परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा। वेग समय ग्राफ विस्थापन में विस्थापन को प्रदर्शित करने वाला है। चलिए, हाँ, तीसरे में आपका ऑप्शन नंबर डी है, कंचन गौतम ने बताया, स्वागत है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, हाँ, क्वेश्चन में बोला गया है इफ d denotes the distance covered by a car in time t and s denotes the displacement by the car during the same time। ठीक है, यदि d t समय में कार द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, s उसी समय में कार द्वारा विस्थापन को प्रदर्शित करता है, तो निम्न में से हमारा किस प्रकार से बनने वाला है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, गोमती वर्मा, कंचन गौतम, मीना कुमारी, स्वागत है सभी का। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अमित शर्मा, सभी का स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए। क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, 25 क्वेश्चंस का आज सेट लगा रहे हैं पूरा का पूरा, जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न के बेस पर डिज़ाइन किया गया है। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि मीन्स डिस्प्लेसमेंट और टाइम में हमारा क्या रिलेशन रहता है, क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा गया है। तो मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि एनडीए एग्जाम के अंदर जितने भी हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, साथ ही साथ में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट हमें इनका पता होना चाहिए। बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। माना कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो हमारा इनिशियली ए पोजिशन पर है, ए स्थिति पर है। माना कि इसकी दूसरी स्थिति बी है। अगर मैं मानता हूं कि अगर इस वस्तु को, कोई भी यहां पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी वस्तु रखी गई है, अगर उसको अपनी स्थिति को परिवर्तन करना है ए से बी तक, तो उसे कुछ पथ तय करना पड़ेगा।
उसे कुछ पथ तय करना पड़ेगा। तो वो पथ हमारा कैसा होने वाला है? पथ हमारा ये भी हो सकता है, पथ हमारा ये भी हो सकता है, वो इस प्रकार से भी गति कर सकती है। तो दूरी किसे कहते हैं हम? दूरी किसे कहेंगे कि मीन्स वस्तु की स्थिति परिवर्तन में तय की गई जो वास्तविक लंबाई रहती है, उस वास्तविक लंबाई को हम क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी कहते हैं, या फिर उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलने वाले? इसको हम डिस्टेंस बोलने वाले हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट कि अगर मुझे ए से बी तक जानी है तो कुछ न्यूनतम लंबाई भी रहने वाली है। वो न्यूनतम लंबाई हमारी कितनी रहने वाली है? वो न्यूनतम लंबाई हमारी किसी विशेष दिशा में रहेगी, दैट इज ए टू बी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी रहेगी, मीन्स जो न्यूनतम लंबाई रहेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। तो यहां से आपको पता पड़ रहा है कि मीन्स जो दूरी है वो दूरी हमेशा बड़ी रहती है विस्थापन से। विस्थापन से हमेशा बड़ी रहेगी दूरी। तो हम लिख सकते हैं कि मीन्स डिस्टेंस को मैंने अगर डी से रिप्रेजेंट किया है, अगर यही दूरी अगर मैं विस्थापन को ही तय कर रहा हूं तो ये विस्थापन हमारा दूरी के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि मीन्स ये जो दूरी है, अगर ये दूरी है तो दूरी हमेशा हमारी ये जो दूरी है, दूरी हमेशा क्या रहती है? हमारी धनात्मक रहती है। विस्थापन हमारा धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या फिर शून्य हो सकता है। तो यहां से हमारा ऑप्शन क्या बन के आने वाला है कि मीन्स डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन बन के आने वाला है। ठीक है, उदित शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन बन के आया है। किंग्स ऑफ शर्मा, स्वागत है आपका। देखिए स्टूडेंट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है ए बुलेट, क्वेश्चन में बोला गया है ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम is fired in the horizontal direction with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 1 kilogram. Recoil velocity of the pistol is 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 1 किलोग्राम द्रव्यमान की पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज दिशा में दागा जाता है। तो पिस्तौल का पीछे हटने का वेग कितना होगा? पिस्तौल का पीछे हटने का वेग कितना होने वाला है, ये हमसे पूछा गया है। तो एक बार ट्राई कीजिए आप लोग कि मीन्स किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, फिर मैं बताता हूं आपको। देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमने मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, मीन्स संवेग संरक्षण के बारे में पढ़ा हुआ है। तो संवेग किसे कहते हैं? सबसे पहले तो संवेग में किसे कहता हूं कि मीन्स जब भी मैं किसी वस्तु की गति की मात्रा को प्रदर्शित करता हूं तो गति की मात्रा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? संवेग से या फिर मोमेंटम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोमेंटम को कैसे लिखते हैं हम? P बराबर mv। इस प्रकार से हम संवेग को लिखते हैं। स्टूडेंट, बात करते हैं कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम क्या कहते हैं कि कोई भी अगर आपका निकाय है तो उनका अलग अलग वस्तु, अलग अलग उसका द्रव्यमान है, तो पूरे के पूरे निकाय का संवेग क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। तो हम लिख सकते हैं यहां से कि मीन्स मैं मानता हूं कि जो बंदूक की गोली है उसका द्रव्यमान स्मॉल m है, जो कि हमें 20 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं बंदूक की गोली का वेग स्मॉल v से रिप्रेजेंट करता हूं, जो कि आपको कितना गिवन है? 150 मीटर पर सेकंड से गिवन है। मैं मान लेता हूं कि इसका द्रव्यमान क्या आने वाला है? जो बंदूक पिस्तौल है, पिस्तौल हमारी बड़ी होती है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? कैपिटल M होगा, जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम दिया हुआ है। अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करता हूं तो कितना आने वाला है? 1000 हमारा ग्राम आने वाला है। अब इसका पूछा है कि जब भी हम बंदूक को दागते हैं, तो जब भी बंदूक से गोली को दागते हैं तो बंदूक हमें पीछे की तरफ झटका देती है। तो ये किस वेग से हमें झटका देती है, इसके बारे में हमें पूछा है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हमें पता है कि जो पूरा का पूरा निकाय बन रहा है, इसका संवेग हमेशा क्या रहने वाला है? संरक्षित रहने वाला है। मीन्स mv इक्वल टू कैपिटल M कैपिटल V। वैल्यूज हमें गिवन है। यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूं तो क्या बन के आने वाला है? वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो स्मॉल m का वैल्यू 20 ग्राम इंटू ग्राम, और ग्राम में है इसलिए हमने इसको कन्वर्जन नहीं किया हुआ है, यूनिट को कन्वर्ट नहीं किया हुआ है। वेलोसिटी हमें बंदूक की गोली की वेलोसिटी 150 गिवन है, कैपिटल M का वैल्यू हमें 1000 गिवन है, और वेलोसिटी हमें पूछी है दैट इज v।
सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने के बाद में हम देखते हैं कि मीन्स ये 5 टाइम, तो v बराबर हमारा 5 से ये 3 बार कैंसिल होके 3 मीटर पर सेकेंड हमारा यहां से आंसर बनने वाला है। तो यहां से हमारा राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है, राइट ऑप्शन बनने वाला है 3 मीटर पर सेकेंड। मीन्स रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन हमारी कितनी रहेगी, बंदूक हमारी किस वेग से पीछे की तरफ हटेगी, 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हटने वाली है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप एग्जाम के में हॉल में देखने वाले हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज, प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का मान कितना होता है। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा कि मीन्स कॉलिजन किसे कहते हैं। जब भी कोई दो बॉडी आपस में अन्योन्य क्रिया करती है या इंटरेक्ट करती है तो वो अपनी एनर्जी को चेंज करती है, अपने वेलोसिटी को चेंज करती है, वेग को परिवर्तन करेगी, साथ ही साथ में डायरेक्शन ऑफ मोशन, गति की दिशा को परिवर्तित करती है। तो इस प्रकार के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, कॉलिजन बोलते हैं या फिर टक्कर बोलते हैं। जरूरी नहीं कि वो दोनों के दोनों हमेशा फिजिकली कांटेक्ट में आए। अगर वो कभी फिजिकली कांटेक्ट में भी नहीं आती है और फिर भी अगर वो एनर्जी को चेंज करती है, वेलोसिटी को चेंज करती है या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करती है, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, कॉलिजन बोलते हैं। तो यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीन्स कॉलिजन में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट इस तरीके से रहते हैं, आपस में एक दूसरे से वो इंटरेक्ट होते हैं और उसके बाद में वो वापस एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। कभी सेपरेट होते हैं, कभी वो नहीं होते हैं। देखिए, अगर मैं मानता हूं कि जो पहली वाली बॉडी है इसका मास m1 है, इसका मास कितना है हमारा m1 है, इसका वेलोसिटी कितना रहेगा u1, इसका वेलोसिटी u2, दोनों आपस में कोलाइड होती है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वीडियो मेंस ने गुड इवनिंग बोला है, गुड इवनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए। आपस में ये कोलाइड होगी और उसके बाद में वापस ये सेपरेट हो जाएगी। तो इसको मैं v1 और v2 से रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मैं यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी, आपेक्षिक वेग निकालना चाहूंगा तो आपेक्षिक वेग हमारा कितना आने वाला है, u2 माइनस u1, सॉरी आपेक्षिक वेग निकल के आने वाला है u1 माइनस u2। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मीन्स ये इसके पास में अप्रोच कर रही है, पहुंच रही है, तो इसको मैं रिलेटिव वेलोसिटी को क्या बोलूंगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसी तरीके से अगर यहां पर ये कोलाइड हो गई, कोलाइड होने के बाद में क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है, तो यहां की जो रिलेटिव वेलोसिटी आने वाली वो कितनी आने वाली है, v2 माइनस v1। इस वेलोसिटी को हम बोलने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या फिर इसको हम बोलने वाले हैं अलगाव वेग। यहां पर टर्म आई है हमारी प्रत्यावस्थान गुणांक या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम जनरली ई से प्रदर्शित करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा क्या बन के आने वाला है, जो हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, इन दोनों का जो हमारा रेशियो रहने वाला है दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। इसको हम क्या बोलते हैं, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इस रेशियो को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बात करते हैं स्टूडेंट, अगर मैं टक्कर के बारे में बात करता हूं तो डिफरेंट टाइप के हमारे पास में कॉलिजन्स होते हैं, टक्कर होते हैं। जैसे कि हमारे पास में इलास्टिक कॉलिजन होता है, इनइलास्टिक कॉलिजन होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन होता है और सुपर इलास्टिक कॉलिजन होता है। बात करते हैं इलास्टिक कॉलिजन के बारे में, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के बारे में। तो इसमें हमारा जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, दोनों का वैल्यू क्या रहता है, समान रहता है। किसी भी प्रकार की गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी का इसमें लॉस नहीं होता है। तो जब ये दोनों अपेक्षिक वेग हमारे समान रहेंगे, मीन्स समान रहेंगे, तो ये आपस में कैंसिल आउट होकर कितना बना लेंगे, 1 बना लेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं कि मीन्स परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए, प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना आने वाला है हमारा, 1 आने वाला है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में ऐसे कैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन या तो किसी एग्जाम में पहले यूपीएससी ने ये पूछे हैं या फिर इस तरीके से ये हमारे एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन हमारा वर्क एनर्जी पावर से है। क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द पावर। पावर को हमारा कौन सा स्टेटमेंट नीचे से डिफाइन करता है। तो कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको इनको पढ़ना है। स्टेटमेंट आपके क्या क्या गिवन है,
बात करते हैं कि मींस अगर मैं पावर के बारे में बात करता हूं तो पावर क्या होता है हमारा, पावर किसे कहते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ऊर्जा में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है इसी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो मींस एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। एक्सपेक्टेड लेवल का क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगर हमें पावर की डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है तो मींस इसकी कुछ यूनिट के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम पावर को यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को यूज करते हैं, तो किस तरीके से पावर का यूनिट रहता है। तो पावर को हम डिफाइन करते हैं एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम। बात करते हैं एनर्जी को मैं कैसे किस यूनिट में डिफाइन करता हूं, तो एनर्जी को जनरली हम जूल में डिफाइन करते हैं और टाइम को मैं सेकंड में डिफाइन करता हूं। टाइम की यूनिट क्या हमारी, सेकंड। तो पावर की यूनिट क्या बनने वाली है, जूल पर सेकंड। इस जूल पर सेकंड को हम क्या नाम दे देते हैं, वॉट। इस जूल पर सेकंड को हम क्या नाम देते हैं, वॉट। अगर मैं इसको बात करता हूं कि जब भी मैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई के बारे में बात करता हूं, हायर वोल्ट इस पे बात करता हूं, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, किलो वाट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, किलो वाट। जहां पर किलो का मतलब क्या है, 10 टू की पावर 3। तो आपसे एक्सपेक्टेड लेवल से पूछा जा सकता है कि एक्सपेक्टेड लेवल से आपसे क्या पूछा जा सकता है कि मींस पावर का यूनिट क्या है। तो पावर का यूनिट क्या होता है हमारा, जूल सेकंड। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाट से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं हायर पावर को बात करता हूं, मींस उच्च पावर के बारे में बात करता हूं, तो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, 1 किलो वाट से। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उषा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है उषा। गोमती वर्मा ने इसका राइट ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन, तो राइट हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन ही है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, देखिए स्टूडेंट, ए 4 किलोग्राम मास एंड ए 1 किलोग्राम मास आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी। इनकी गतिज ऊर्जा कैसी है, बराबर है। द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा विल बी, मोमेंटम का रेशियो क्या रहने वाला है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान और 1 किलोग्राम द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा के साथ वे गति कर रहे हैं, तो उनके संवेग का अनुपात क्या रहने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि संवेग का मतलब क्या होता है, मींस मोमेंटम हमारा किसको प्रदर्शित करता है, मोमेंटम हमारा प्रदर्शित करता है चेंज इन मोमेंटम हमारा प्रदर्शित करता है, संवेग हमारा प्रदर्शित करता है अमाउंट ऑफ मोशन को, गति की मात्रा को यह प्रदर्शित करता है। तो बात करते हैं गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध रहता है। तो गतिज ऊर्जा और संवेग में, संवेग को मैं P से रिप्रेजेंट करता हूं, गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध रहने वाला है, दैट इज 2me, जहां पर E क्या है हमारी, काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मींस एक 4 किलोग्राम द्रव्यमान का वस्तु है और दूसरा हमारा 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु। तो मैं यहां से लिखूंगा इसको कि मींस m1 का वैल्यू हमें कितना गिवन है, m1 का वैल्यू गिवन है हमें 4 किलोग्राम, और दूसरी वस्तु m2 है जिसका द्रव्यमान हमें कितना गिवन है, 1 किलोग्राम। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, माना कि मैंने को इसकी एनर्जी कितनी है, E1 है, और इसकी एनर्जी कितनी है, E2 है। यहां का संवेग P1 है और यहां का संवेग कितना रहेगा, M1 E1 P1 M2 E2 P2। इस तरीके से बात करते हैं इनका मोमेंटम का अनुपात हमें पूछा है। E1 और E2 क्या बोला गया है कि मींस इसकी समान गतिज ऊर्जा है। तो E1 क्या हमारा, एनर्जी क्या हमारी कांस्टेंट है, एनर्जी हमारी कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं कि यहां से हम लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी हमारा कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। द्रव्यमान के हमेशा इसके वर्गमूल के क्या रहता है, ये समानुपाती रहता है। तो यहां से अगर मैं इस रिलेशन से अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो यहां से क्या आने वाला है, मींस P1 अपॉन P2 इक्वल टू √m1 अपॉन m2 से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। द्रव्यमान का मान हमें दिया हुआ है, m1 का मान 4 दिया हुआ है, m2 का मान मुझे 1 दिया हुआ है। तो मैं पुट करता हूं यहां से, तो P1 अपॉन P2 का वैल्यू कितना आने वाला है, √4/1। √4 को मैं 2 लिख सकता हूं, 1 का हमारा कितना रहता है, 1 ही रहता है, तो 2/1। तो मोमेंटम का रेशियो क्या आने वाला है, मोमेंटम का रेशियो आने वाला है 2:1। दैट इज ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2:1।
मयंक यादव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वागत है मयंक आपका। क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किए हुए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और सारे के सारे क्वेश्चंस को आप अपनी तरफ से भी बुक कॉपी पेन लेके बैठिए और वहां से उसको सॉल्व करिए, और लास्ट में आप अपना एनालिसिस कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं। हाँ, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2:1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन ये हमारा मोमेंटम से रिलेटेड है। द लीनियर मोमेंटम P एंड काइनेटिक एनर्जी E फॉर अ बॉडी ऑफ मास M आर रिलेटेड एज। M द्रव्यमान वाले किसी पिंड के रैखिक संवेग P और गतिज ऊर्जा में क्या क्या संबंध है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि क्या संबंध रहने वाला है, क्या संबंध रहने वाला है इसका। ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपने अभी थोड़ी देर पहले इसको समझा है, क्या रहने वाला है इसका। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, P बराबर √2mE। E क्या हमारी यहां पर काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहूंगा कि मींस मोमेंटम हमारा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। मोमेंटम हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है P = mv से। बात करते हैं स्टूडेंट, जब भी अगर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अगर मैं P और M के बीच में ग्राफ बनाना चाहूंगा, P और M के बीच में द्रव्यमान और P के बीच में मैं ग्राफ बनाना चाहूंगा, तो ऑप्शन क्या बनने वाला है। ग्राफ हमारा किस तरीके से बनेगा, ग्राफ हमारा इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। कब, जब हमारा क्या हो, V कांस्टेंट हो, तो ग्राफ हमारा P और M के बीच में कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, मूव करते हैं। अगर हमारा मास अगर हमारा कांस्टेंट है, अगर मास हमारा कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा बनने वाला है। ग्राफ अगेन हमारा मींस P और V के बीच का जो ग्राफ है वो अगेन इस तरीके से बनने वाला है। हाँ, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। P और V हमारा ग्राफ यहां से कैसे बनने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन। अगर मैं बात करता हूं कि अगर मोमेंटम ही अगर हमारा कांस्टेंट है और M और V अगर हमारा चेंज हो रहा है तो किस तरीके से हमारा ग्राफ बनने वाला है। M और V के बीच में हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, M और V के बीच में, क्योंकि अगर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट है तो M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V बनने वाला है। मींस अगर V के मान में कमी होगी तो M के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और अगर V के मान में वृद्धि होगी तो M के मान में क्या होने वाली है, कमी होने वाली। तो ग्राफ हमारा इनका कैसे बनने वाला है, ग्राफ हमारा इस तरीके से एक पैराबोला बनने वाला है। ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपको ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी देख के जाने। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। जब V हमारा कांस्टेंट है तो ये वाला ग्राफ बनने वाला है स्ट्रेट लाइन, और जब हमारा M कांस्टेंट है, द्रव्यमान कांस्टेंट है, तो ये वाला हमारा ग्राफ बनने वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी। किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या किस प्रकार से रहने वाला है। तो गुरुत्वाकर्षण बल हमारा की डायरेक्शन हमें पूछिए, दिशा पूछिए। बात करते हैं स्टूडेंट, जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रोन करूंगा तो यहां पर हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर रहने वाला है, इसकी गति की दिशा किधर रहने वाली है, ऊपर की तरफ। डायरेक्शन ऑफ मोशन, गति की दिशा किधर रहेगी, ऊपर की तरफ। लेकिन इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगने वाला है, वो गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दैट इज अगर इसका द्रव्यमान m है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर g है, तो इस पर लगने वाला बल, इसका जो भार रहने वाला है, वेट रहने वाला है, वो नीचे की तरफ लगने वाला है। दैट इज F से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारी ऊपर की तरफ है और लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण बल इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऊपर की तरफ डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो अपोजिट में रहने वाला है। इस तरीके से हमारा राइट ऑप्शन क्या बनेगा, राइट ऑप्शन बनने वाला है इन गुरुत्वाकर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में रहने वाला है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान किधर रहेगा, गति की दिशा के विपरीत दिशा में रहने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है ए मैन वेटिंग 70 किलोग्राम is coming down in lift. If the cable of the lift breaks sudden, then the weight of the man would be
70 किलोग्राम वजन का एक आदमी लिफ्ट में नीचे की तरफ आ रहा है, अगर लिफ्ट में केबल को अचानक टूट जाए तो हमारा आदमी का वजन क्या होगा, आदमी का वजन किस तरीके से होगा। तो लिफ्ट वाले क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एग्जाम में हमारे एनडी एग्जाम में लिफ्ट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट बताता हूं कि जब भी हमारा इस तरीके का लिफ्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो माना कि एक एम द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये लिफ्ट में है तो यहां पर इस पर नीचे की तरफ लगने वाला बल कितना होगा, दैट इज mg इसका वेट रहेगा। इस पर रिएक्शन फोर्स, इसका जो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार इसका जो प्रतिक्रिया बल है वो कितना रहने वाला है, प्रतिक्रिया बल रहने वाला है इसका r। सुनील ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल आपका आंसर सही है। किस तरीके से होता है ये मैं आपको बताता हूं। पीके स्टेटस ने भी लगाया है कि डी आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, डी बिल्कुल सही है। किस तरीके से होता है ये बात करते हैं। अगर वस्तु अगर हमारी रेस्ट कंडीशन में है, लिफ्ट हमारी कैसी है, विरामावस्था में है, तो इस पर जो लगने वाला जो इसका जो आभासी भार है दैट इज आर, एपरेंट वेट है वो किसके बराबर रहने वाला है, इसका ओरिजिनल वेट के बराबर रहने वाला है। कंडीशन क्या है, जब लिफ्ट कैसी हमारी रेस्ट कंडीशन में। अगर लिफ्ट हमारी ए एक्सेलरेशन के साथ में नीचे की तरफ मूव करती है, ए त्वरण के साथ में अगर नीचे की तरफ गति करेगी तो इसका जो आभासी भार है वो कितना बनने वाला है, नीचे की तरफ गति करेगी तो एम जी माइनस ई। अगर जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि मींस केबल ऑफ द लिफ्ट विल बी ब्रेक सडन, अचानक से अगर मैं उसकी केबल को ब्रेक कर देता हूं, अचानक से उसकी केबल टूट जाती है, तो ये हमारा जो नीचे की तरफ गति करेगी तो वो किस से गति करेगी, वो हमारी एक्सेलरेशन जी से गति करेगी। तो यहां पर जो हमारा त्वरण है वो क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा। अगर मैं यहां पर आभासी भार ज्ञात करूंगा तो कितना बनने वाला है, एम जी माइनस जी, दैट इज आपका क्या बना लेगा ये जीरो। तो इसका आभासी भार क्या बन जाएगा, जीरो बनने वाला है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आभासी भार हमारा डी बनने वाला है। रामचंद्र कुमावत जुड़े हुए हैं, स्वागत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन बनने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस देन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड विल बी। जब द्रव का तापमान बढ़ता है तो द्रव का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव रहेगा, कि मीन्स या तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन द सेम, और पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो स्टूडेंट बात करते हैं सरफेस टेंशन, जो पृष्ठ तनाव रहता है ये किसी भी द्रव का ये गुण होता है, जिसके कारण वो क्या करता है, अपने क्षेत्रफल को क्या करना चाहता है, कम से कम करना चाहता है। जैसे जैसे हम तापमान को बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन का जो प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन का जो गुण है वो क्या होने लग जाता है, सरफेस टेंशन का गुण हमारा घटने लग जाता है, कम होता है। रामचंद्र कुमावत ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे मैं पृष्ठ तनाव को बढ़ाता हूं, जैसे जैसे मैं तापमान को बढ़ाता हूं तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, हमारा घट जाएगा, कम हो जाएगा। हमें पता है कि पृष्ठ तनाव क्या होता है, हमारा क्षेत्रफल को कम करने की टेंडेंसी होती है। जैसे जैसे हमारा तापमान बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा, तो मीन्स क्षेत्रफल को जो बढ़ाने की टेंडेंसी है वो क्या कर जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा राइज करेगा तो पृष्ठ तनाव क्या करने वाला है, पृष्ठ तनाव को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा हमारा डिक्रीज हो जाएगा। एक्सपेक्टेड लेवल का स्टूडेंट में यहाँ पे क्वेश्चन बताता हूं। गर्म सूप हमें स्वादिष्ट लगता है, क्यों लगता है, पूछा जा सकता है उसका कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण। क्या कारण है, जैसे जैसे हम सूप को गर्म करते हैं तो उसका जो सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है, मींस उसके क्षेत्रफल को कम करने का जो गुण है वो घटता जाएगा। मतलब सरफेस टेंशन कम हो रही है तो मतलब वो क्षेत्रफल को वो बढ़ाएगा। जैसे जैसे वो क्षेत्रफल को बढ़ाएगा द्रव, तो जीभ पर जितनी भी स्वाद कलिकाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा वहां पर पहुंच पाएगा। द्रव क्षेत्रफल को बढ़ाएगा तो ज्यादा से ज्यादा स्वाद कलिकाओं तक वो पहुंच पाएगा, जिसके कारण गर्म सूप हमें कैसा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। गोमती वर्मा का आंसर आया है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है, बी। ये क्वेश्चन यूपीएससी में क्या होते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट भी होते हैं। तो ये क्वेश्चंस को भी अगर आप इनको भी पढ़ के जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ए लिक्विड विल राइज इन ए ट्यूब ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। केशिका क्रिया के कारण एक ट्यूब में तरल किस संपर्क कोण से उठता है। स्टूडेंट बात करते हैं कैपिलरी क्या होती है,
मीन्स कैपिलरी किसे कहते हैं कि मीन्स एक आपकी फाइन बोर की, मीन्स एक छोटे से छेद की एक नलिका होती है जिसके अंदर मैं किसी द्रव में उसको डुबोता हूं तो द्रव या तो कभी ऊपर उठता है या फिर कभी वो नीचे की तरफ मीन्स राइज होता है या फिर फॉल होता है। कारण क्या होता है इसका? पृष्ठ तनाव के कारण ये या तो द्रव हमारा ऊपर की तरफ उठता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही वो नीचे की तरफ गिरता है। बात करते हैं कि जब भी मैंने इसको अगर उसके अंदर बोर लिक्विड के अंदर रखा है, अगर हमारा द्रव सामान्य तल तक है तो इस प्रकार से रहने वाला है। अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ बढ़ता है तो किस प्रकार से इसका बनने वाला मेनिस्कस, चंद्रिका इसकी किस तरीके से बनने वाली है? कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अगर मैं बात करता हूं इसके संपर्क कोण के बारे में, तो इसका संपर्क कोण क्या बनेगा? संपर्क कोण किसे कहते हैं कि मीन्स जब भी मैं इसके यहां से पृष्ठ से एक स्पर्श रेखा बनाऊंगा तो ये स्पर्श रेखा और ये जो पात्र की दीवार है इनके मध्य बनने वाला जो कोण रहेगा, इस कोण को हम क्या कहते हैं? इसका स्पर्श कोण कहते हैं, स्पर्श कोण कहते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि जब भी द्रव हमारा सामान्य तल से ऊपर की तरफ उठता है तो इसका बनने वाला कोण कितना बनेगा? इसको हम बोलेंगे न्यून कोण बनाने वाला है, एक्यूट एंगल बनाने वाला है। तो राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है इसमें? ऑप्शन नंबर सी। रामचंद्र कुमावत ने आंसर दिया इसका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका। इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए। आंसर्स अगर आपके अच्छे से आ रहे हैं तो मतलब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस हमारा क्या करता है? मीन्स जब आप एग्जाम में बैठोगे तब वो चीज़ों को हमारा टाइम मैनेजमेंट में वो हेल्प करने वाला है। गोमती वर्मा ने भी आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, एक्यूट एंगल न्यून कोण। अगर ये क्वेश्चन में इस तरीके से बोला जाता है कि वो नीचे गिरता है तो मीन्स सामान्य तल से अगर वो नीचे गिरेगा इस तरीके से तो मेनिस्कस हमारा कैसा बनेगा? उत्तल प्रकार का। अर्धचंद्रक कैसा बनने वाला है? उत्तल प्रकार का। तो उसमें हमारा कोण कैसा बनेगा? अधिक कोण बनने वाला है, ऑब्ट्यूस एंगल बनने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज, पानी का घनत्व कब हमारा अधिकतम रहेगा, कब हमारा वो न्यूनतम रहने वाला है? तो बात करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमेशा जल का जो आयतन रहता है वो क्या रहता है? हमारा न्यूनतम रहता है। आयतन हमारा क्या रहता है? न्यूनतम रहता है। तो घनत्व क्या रहेगा? अधिकतम। क्योंकि हमें पता है कि जो डेंसिटी रो होती है, रो को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? घनत्व को मास अपॉन वॉल्यूम, मीन्स एकांक आयतन पर उपस्थित द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। जैसे जैसे अगर हमारा हम बात करते हैं कि जैसे जैसे अगर हमारा टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा क्या रहता है? घनत्व हमारा क्या रहेगा? न्यूनतम रहेगा। तो डेंसिटी हमारी क्या रहेगी? अधिकतम रहेगी। तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या रहता है? हमारा अधिकतम रहता है। ये इसको हम क्या बोलते हैं? मीन्स द्रव का, पानी का किस प्रकार से हमारा ये व्यवहार दिखाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से है। क्वेश्चन आपकी इसमें यूपीएससी में ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एनडी में अगर आप पेपर का एनालिसिस करोगे 2011, 12, 13 इस तरीके से, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर? बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट गिव अप व्हेन 20 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज कंडेंस्ड एंड कूल्ड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 ग्राम भाप को संघनित करने के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पे छोड़ी गई ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बार बार आपसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, कॉन्सेप्ट बताने के बाद में मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। बिल्कुल गोमती वर्मा का आंसर आ रहा है इसमें ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। किस तरीके से बनने वाला है? तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या बोला गया है कि मीन्स उसको कंडेंस करना है। कंडेंस मीन्स संघनन। संघनन का मतलब क्या होता है कि मीन्स वेपर को हमें किस में कन्वर्ट करना होता है? लिक्विड में। मीन्स भाप को, वाष्प को हमें किसे करना है? किस में कन्वर्ट करना है? द्रव में कन्वर्ट करना है। अब द्रव को मैं कन्वर्ट कर देता हूं तो जब भी वो द्रव कन्वर्ट होगा तो भाप अगर हमारी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की है तो द्रव भी कितना रहेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड का द्रव में वो कन्वर्ट होगा। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको ठंडा भी करना है। तो अब इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले द्रव को मुझे क्या करना पड़ेगा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा भी करना होता है। स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जब भी मुझे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करना होता है तो जो आवश्यक ऊष्मा रहती है उसे हम क्या बोलते हैं?
गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। अगर मैं भाप के लिए गुप्त ऊष्मा के बारे में बात करता हूं तो भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी रहती है? 540 रहती है। लेकिन जब भी मुझे किसी वस्तु का, किसी द्रव का तापमान मुझे बढ़ाना है तो वहां पर मुझे कुछ ऊष्मा की आवश्यकता रहती है, उसे हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मींस मुझे भाप को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा द्रव के अंदर। कितने द्रव के अंदर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड के द्रव के अंदर। तो यहां पर आवश्यक ऊष्मा कितनी रहने वाली है? दैट इज Q बराबर ml, जहां पर m क्या है? भाप का द्रव्यमान है। भाप का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम। तो यहां से मैं लिखूंगा 20 और L, तो भाप के लिए हमारी लेटेंट हीट कितनी होती है? गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 540। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करने के बाद में हमारा क्या आने वाला है? सॉल्व करने के बाद में हमारा यहां से आने वाला है कि मीन्स कितनी हमारी ऊष्मा हो रही है? ये हो रही है हमारी 10800 कैलोरी। इतनी ऊष्मा हमें इसको अवस्था परिवर्तन में आवश्यक है। बात करते हैं, अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का द्रव है, इसको मुझे ठंडा करना है। मीन्स जब भी मैं तापमान में कमी या वृद्धि करता हूं तो जो आवश्यक ऊष्मा है उस आवश्यक ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। तो 20 ग्राम के लिए, 1 ग्राम के लिए तो हमारी विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? जल के लिए 1 होती है, लेकिन 20 ग्राम के लिए कितनी रहेगी? दैट इज mc इंटू डेल्टा टी, जहां पर डेल्टा टी क्या है? तापमान में हमारा कितना परिवर्तन हो रहा है। दीपक बोल रहे हैं आई हैव ए क्वेश्चन। बिल्कुल, आप क्वेश्चंस यहाँ पर आप पुट कर सकते हो, जो भी क्वेश्चंस आपके आप यहाँ पर कमेंट में डाल सकते हो। देखिए स्टूडेंट, mc डेल्टा टी, जहां पर m कितना है हमारा? 20 ग्राम गिवन है। जल के लिए, पानी के लिए हमारा कितना होता है? विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। और डेल्टा टी क्या हमारा? तापमान में कितना परिवर्तन हो रहा है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री पे लेके आना है, तो तापमान में परिवर्तन कितना होगा हमारा? 80 का परिवर्तन होने वाला है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी टोटल एनर्जी कितनी आएगी? 1600 कैलोरी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि मीन्स भाप से द्रव में लाने में तो 100 कैलोरी की एनर्जी चाहिए और टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए 1600 कैलोरी की हमें एनर्जी चाहिए। तो यहां से हम बात कर सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी रहेगी, टोटल एनर्जी क्या रहने वाली है? Q1 प्लस Q2, दैट इज 10800 प्लस 100। सॉल्व करते हैं तो इसका कितना आने वाला है? 12400 कैलोरी। इतनी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहां पर क्या बनने वाला है? राइट ऑप्शन हमारा बनने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 12400 कैलोरी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? एक बार आप ट्राई कीजिए, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट, क्या बोला गया है क्वेश्चन में? देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द ग्राफ गिवन बिलो इंडिकेट चेंज इन टेम्परेचर व्हेन हीट Q was given to a substance. Which among the following parts of the graph correctly depicts the latent heat of substance? नीचे क्या दिया हुआ है? नीचे दिया गया ग्राफ तापमान में परिवर्तन को दर्शाता है। जब किसी पदार्थ को ऊष्मा Q दी जा गई है तो ग्राफ के निम्नलिखित में से कौन सा भाग पदार्थ की गुप्त ऊष्मा को सही ढंग से प्रदर्शित करता है? कौन सा हमारा सही ढंग से ये प्रदर्शित करेगा गुप्त ऊष्मा को? बात करते हैं कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। मींस एक ग्राम द्रव्यमान की अगर अवस्था परिवर्तन के लिए जो मुझे आवश्यक ऊष्मा होती है, उस आवश्यक ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। जब भी अवस्था परिवर्तन होती है तो उस समय हमारा जो तापमान रहता है, तापमान हमेशा कैसे रहता है? हमारा नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर में हमारा चेंज नहीं होता है।
तो यहां पर जो हमारा ये लाइन है बी सी और डी ई, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमारी कांस्टेंट, मींस हीट बढ़ रही है हमारी, हीट है, उष्मा ऊर्जा हमारी बढ़ रही है, लेकिन तापमान हमारा यहाँ इन दोनों बिंदुओं पर क्या है, बी से सी और डी से ई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तापमान हमारा नियत है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये किसको प्रदर्शित कर रही है, अवस्था परिवर्तन को, और अवस्था परिवर्तन को जो हमारी आवश्यक उष्मा है उसे हम क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा। तो ये आपसे बी सी और डी हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पदार्थ की गुप्त उष्मा को प्रदर्शित कर रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है इसका, राइट ऑप्शन बनता है हमारा ऑप्शन नंबर बी बनने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ए कार्नोट इंजन वर्क्स between 100 degree centigrade and 20 degree centigrade. Its efficiency is, एक कार्नोट इंजन 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच काम करता है, तो इसकी दक्षता कितनी है। हर्षित राणा पूछ रहे हैं सर एनडीए सेकंड कब है, एनडीए सेकंड हमारा इसका सितंबर तक है, ये सितंबर में आएगा इसका, लेकिन अभी जो हमारा एनडीए फर्स्ट है इसका एग्जाम हमारा 10 अप्रैल को है, तो 10 अप्रैल को हमारा इसका एग्जाम है, तो उसके लिए हम रैपिड फायर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। गोमती वर्मा ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दिया है। देखते हैं स्टूडेंट क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं कि मिस टेम्परेचर हमारे को T1 का वैल्यू कितना गिवन है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। T2 का वैल्यू हमें कितना गिवन है, T2 का वैल्यू हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। लेकिन जब भी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो सबसे पहले फर्स्ट जॉब क्या रहेगी, इसको कन्वर्ट करना है हमें ऐसे सिस्टम में। तो अगर मुझे इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो कितना होगा, 273 प्लस 100 दैट इज 373 डिग्री केल्विन में हमें इसे कन्वर्ट करना है। इसी तरीके से 20 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो कितना बनाएगा ये, 273 प्लस 20 दैट इज 392 डिग्री केल्विन। इफिशियंसी के बारे में बात करते हैं, तो इफिशियंसी कार्नोट इंजन की हम कैसे देते हैं, 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100% से, क्योंकि हमें परसेंटेज में फाइंड करना है। तो यहां से हमारा क्या फॉर्मूला बन के आने वाला है, T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। तो पुट करता हूं मैं वैल्यूज को, T1 का वैल्यू मेरे पास में कितना आया है 373 माइनस T2 का वैल्यू कितना आया है 293 अपॉन 373 इंटू 100। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करने के बाद में 373 माइनस 293 सॉल्व करने के बाद में कितना आएगा, इसका आंसर आने वाला है 80 अपॉन 373 इंटू 100। तो सॉल्व करने के बाद में हमारा फाइनल आंसर बनने वाला है ये ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 21.4%, 21.4%, ऑप्शन नंबर डी। गोमती वर्मा बोल रहे हैं कि इससे पहले वाले का आंसर क्या है, तो 17 क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में आप पूछ रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 16 में मीन्स गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, कि मीन्स अवस्था परिवर्तन के लिए जो आवश्यक उष्मा होती है, कि मीन्स हम बात करते हैं कि जब भी हम स्टेट को चेंज करते हैं, मीन्स सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। जब भी मैं लेटेंट हीट के बारे में बात करूंगा तो टेम्परेचर हमारा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो जो बी सी डी ई है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट करता है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 में राइट ऑप्शन बनने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, द इमेज विल बी, इमेज कैसी रहेगी हमारी, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो छवि हमारी किस प्रकार से बनने वाली है। तो बात करते हैं इस तरीके से हम, ये हमारे पास में कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके से रहने वाला है। यहां पर हमारा पोल रहेगा, यहां पर हमारा फोकस रहने वाला है, और यहां पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्वेश्चन में आपका बोला है
क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है कि मीन्स अवतल दर्पण के फोकस पर रखा गया है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फोकस पे रखता हूं, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखता हूं इस तरीके से, तो किस तरीके से हमारा इसका इमेज बनने वाला है। तो इमेज हमारा कैसा बनेगा, देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए मुझे 2 रेस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई रे मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है तो वो परावर्तन के पश्चात यहां से कैसे निकलेगी, फोकस से पास होगी। और अगर कोई रेस कर्वेचर से ऐसे निकलती है तो आफ्टर द इसके बाद में कहां से निकलने वाली है, वापस कुछ इस तरीके से निकलने वाली है। तो ये रेज हमारी कहां मिलेगी, अनंत पर जाके मिलेगी। तो जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है, कॉन्केव मिरर के बाहर, कॉन्केव मिरर के सामने अगर फोकस पर रखा हुआ है, तो इमेज हमारी क्या बनने वाली है, इनफाइनाइट पर बनने वाली है। और कैसी बनने वाली है, मींस ये रियल वेव्स के कारण बन रही है, तो इसको इमेज कैसी बनेगी, हमारी रियल बनेगी। और कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है, क्वेश्चन नंबर 19 है ना। नेक्स्ट, इसका हमारा जब भी मैं इसको फोकस पे रखता हूं तो इमेज हमारी कैसे बनने वाली है, इमेज हमारी रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और हाईली एनलार्ज एट इंफिनिटी, हाईली एनलार्ज बनने वाली है। कहां कहां हम इनका यूज करते हैं, जब भी हम बात करते हैं कॉन्केव मिरर के बारे में, अवतल दर्पण के बारे में, तो जितनी भी कार की हेडलाइट्स वगैरह होते हैं या फिर जो सर्च लाइट होती है, खोजी जो लाइटें रहती है, उनमें हम किसका यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। कॉन्केव मिरर में भी कौन सी जगह उसको फोकस करते हैं, वस्तु को कहां रखते हैं, फोकस पर रखते हैं, फोकस बिंदु पर रखते हैं, ताकि हमारा जो इमेज होता है वो इमेज कैसा बने, हमारा एनलार्ज बने, बहुत ही हमारा बड़ा बने। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ऑप्टिक्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, द इमेज प्रोड्यूस्ड विल बी। एक वस्तु को फोकल लंबाई 15 सेंटीमीटर है कि उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा है, तो उत्पादित छवि किस प्रकार की होगी। तो हमारी इमेज कैसे बनने वाली है, इमेज हमारी कैसे बनने वाली है। तो बात करते हैं स्टूडेंट, किसके बारे में बात कर रहा है, ये कॉन्केव लेंस के बारे में बात कर रहा है। तो कॉन्केव लेंस हमारा कैसा रहेगा, कुछ इस तरीके से रहने वाला है। जब भी मैं लेंस के बारे में बात करता हूं, कॉन्केव लेंस के बारे में, तो इसका इमेज कैसा बनता है हमारा, इसका इमेज हमेशा कैसा बनता है हमारा, वर्चुअल बनता है, आभासी बनता है। इमेज इसकी कैसे बनेगी, वर्चुअल बनने वाली है। तो बात करते हैं कि मीन्स वो किस तरीके से रहने वाला है, इमेज हमारा कैसा बनने वाला है, एनलार्ज बनेगा या फिर वो आकार में कम बनेगा, किस तरीके से बनने वाला है। तो बात करते हैं स्टूडेंट कि मीन्स इसकी फोकल लेंथ, अगर मैं इसकी फोकल लेंथ के बारे में बात करता हूं, तो फोकल लेंथ हमें कितनी गिवन है, 15 सेंटीमीटर गिवन है। वस्तु की मुख्य पोल से, मुख्य ध्रुव से कितनी दूरी गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। इस तरीके से कितनी दी हुई है दूरी, 10 सेंटीमीटर है। अगर मैं बात करता हूं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया हुआ है और यहां पर ये उत्तल लिखा हुआ है, सही होगा हमारा, यहां से ये कॉन्केव बोलेंगे हम, इसको कॉन्वेक्स बोला गया है, सही है, उत्तल लेंस के बारे में बोला गया है। तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या रहती है हमारी, नेगेटिव रहती है। और दूरी क्या रहने वाली है, दूरी रहने वाली है हमारी 10 रहने वाली है। एनडी 2022 के लिए ऑनलाइन बैच लगेगा क्या, तो अभी तो आपका एग्जाम 10 अप्रैल को है। नेक्स्ट जो भी आपका एनडी जो सेकंड वाला रहेगा उसके लिए आपका ऑनलाइन बैच लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आप एक बार जो नीचे नंबर दिए हुए हैं उन नंबर पर आप एक बार इंक्वायरी नंबर पर आप कॉल करके पूछ लीजिए। संजीव कुमार भारती जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। बात करते हैं कि मीन्स जो ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन हमें फाइंड करनी है, तो उससे हम बता सकते हैं मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन क्या होता है हमारा, मैग्निफिकेशन होता है हमारा -v/u बनता है हमारा। मैग्निफिकेशन क्या बनेगा, v/u। तो सबसे पहले मुझे v का वैल्यू फाइंड करना है। अगर मैं बात करता हूं कि मीन्स इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो कितना बनने वाला है, रिलेशन क्या बनने वाला है, 1/f 1/v -1/u।
पुट करता हूं मैं वैल्यूज को, अगर मैं यहां पर वैल्यूज को पुट करता हूं तो इसकी फोकल लेंथ तो हमारी धनात्मक रहेगी, लेकिन इसका जो वस्तु का जो रखा हुआ है वो कहां पर रहेगा, माइनस में रहने वाला है, क्योंकि प्रकाश की किरण के विपरीत दिशा में हमेशा क्या रहती है, हमारी दूरियां नेगेटिव रहती है। पुट करता हूं मैं वैल्यूज को, 1/15 इक्वल टू 1/v का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, माइनस 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 हमारा प्लस बना लेगा, तो 1/v का वैल्यू कितना निकल के आने वाला है, यहां से सॉल्व करते हैं तो 30 हमारा यहां से ये बनने वाला है 2 - 1, दैट इज, अगर मैं इसको इस तरफ प्लेस करवाता हूं तो 2 - 3, 1/15 माइनस 1/10, दैट इज 30 यहां से बन के आने वाला है, तो यहां से ये बनाएगा 2 - 3, दैट इज 1/v का वैल्यू क्या आ रहा है वहां से, -1/3, 1/3, तो v का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, माइनस के अंदर 3 आ रहा है। पुट करता हूं मैं वैल्यूज को यहां से, अगर मैं वैल्यूज को पुट करता हूं तो यहां से हमारा 1/30 बन के आ रहा है, 1/30, तो v का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, यहां से 30 आ रहा है, माइनस का 30। अगर मैं मैग्निफिकेशन के बारे में बात करता हूं तो मैग्निफिकेशन हमारा -30 और ये अगेन -30 है, और u का वैल्यू हमें कितना गिवन है, u का वैल्यू हमें 10 गिवन है, तो मैग्निफिकेशन हमारा कितना आ रहा है, यहां से +3 आ रहा है। और जब भी हमारा मैग्निफिकेशन प्लस आता है, जब भी हमारा मैग्निफिकेशन प्लस आएगा तो इमेज कैसी बनने वाली है, वर्चुअल और आवर्तित हमारी इमेज बनने वाली है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ द सेम लेंथ, समान लंबाई के खुले और बंद ऑर्गन पाइप की मौलिक आवृत्तियों का अनुपात, मींस मूल आवृत्तियों का अनुपात क्या रहने वाला है। तो स्टूडेंट बात करते हैं कि जब भी हम बात करते हैं ओपन के बारे में, तो ओपन के लिए हमारा कितना बनने वाला है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L। अगर समान लंबाई का मेरे पास में अगर बंद ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप है, तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी बन के आने वाली है, V/4L। दोनों की फ्रीक्वेंसी हमें पता है। अब अगर मुझे इनका अनुपात पूछा है, अनुपात कहां से पूछा है, खुले और बंद ऑर्गन पाइप के बारे में, तो खुले और बंद ऑर्गन पाइप मींस ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप का अनुपात कितना बन के आने वाला है, V/2L। यहां से इसके वैल्यू को पुट करता हूं, V/4L। सॉल्व करते हैं इसको, तो V से V हमारा कैंसिल आउट होता है, V से V हमारा कैंसिल आउट होगा, L से L हमारा कैंसिल आउट होता है, तो कितना बनाएगा ये 1/2 इंटू 4/1, दैट इज 2/1। राइट ऑप्शन क्या बन के आने वाला है, राइट ऑप्शन बन के आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बन रहा है। मूव करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है when the distance between the two charges as well as their magnitude is decreased to half then the force between them। सपोज हमारे पास में दो चार्ज है Q और Q, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या रहने वाला है, इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या रहेगा हमारा, इनके बीच लगने वाला फोर्स रहने वाला है Q²/R। नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि मींस जो दोनों के दोनों चार्ज है इनको क्या कर दिया हमने, हाफ हाफ कर दिया है, दैट इज Q/2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है R', इसको भी क्या कर दिया हमने, हाफ कर दिया है। तो लगने वाला फोर्स हमारा कितना रहने वाला है, दैट इज F'। तो कूलाम के लॉ से हमें पता है कि Q/2 का स्क्वायर दैट इज Q/4, और डिस्टेंस को हमने आधा किया है, दैट इज R² इंटू 4 से 4 कैंसिल आउट होता है, तो जो हमारा नया फोर्स है वो किसके बराबर आने वाला है, नया फोर्स भी हमारा किसके बराबर आने वाला है, सेम रहेगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट ऑप्शन बन के आता है।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, एक सर्किट दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी, इसका तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो बात करते हैं स्टूडेंट, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, ये किस में लगे हुए हमारे, ये सारे के सारे हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं। तो यहां से इस पूरे का मैं एक रेजिस्टेंस फाइंड कर लेता हूं, दैट इज आर डैश। तो पैरेलल में है तो हमें पता है कि आर डैश कितना बनाता है हमारा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। अगर मैं यहां से एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम हमारा 12, सॉल्व करते हैं इसको तो 1/r डैश का वैल्यू कितना आने वाला है 6 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 11/12। तो यहां से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका कितना आने वाला है, आर डैश इक्वल टू 12/11, कुछ इस तरीके से आने वाला है, 12/11 ओम हमारे यहां से इसका रेजिस्टेंस आने वाला है। अब ये जो 12/11 आ रहा है, 12/11 ओम आ रहा है, ये 8 ओम के साथ में कैसा लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। तो सीरीज में हमें क्या करना होता है, इन दोनों को ऐड करना होता है। तो किस तरीके से हम इनको ऐड करेंगे, दैट इज आर डबल डैश कितना हो जाएगा हमारा 12/11 प्लस 8, सॉल्व करते हैं इसको तो 12 प्लस 88/11, सॉल्व करने के बाद में कितना बनाएगा हमारा, मीन्स 90, 100/11, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करते तो 9, 1/11 ओम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज डिटरमाइंड बाई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दौरान प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो जब भी हम बात करते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा के बारे में, तो जब भी मैं प्रेरित विद्युत वाहक बल मीन्स चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो वहां पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और विद्युत वाहक बल की ध्रुवता इस प्रकार रहती है कि उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो प्रवाहित होने वाली धारा उस कारण का विरोध करेगी जिस कारण से उसको बनाया है। तो यही हमारा क्या है, लेंज का नियम है। तो इसकी दिशा हम किससे निर्धारित करेंगे, लेंज के नियम से डिफाइन करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन इज, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। मीन्स जितने भी हल्के पार्टिकल होते हैं उनका नाभिकीय संलयन होता है। तो वो किसको प्रदर्शित करता है, सूर्य की ऊर्जा को। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं कि मीन्स जब भी 2 या 2 से अधिक पार्टिकल, मीन्स 2 या 2 से अधिक आपके जो परमाणु रहते हैं उनके नाभिक मिलकर एक नया नाभिक बनाते हैं, तो ऊर्जा हमारी यहाँ पर क्या होती है, ऊर्जा हमारी मुक्त होती है। तो इस प्रकार की ऊर्जा का, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है हमारा, फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई। मीन्स लाइट की जगह यहां पर क्या होगा हमारा, हल्के नाभिक का संलयन। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुज वेवलेंथ आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ, एक्स रे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विकिरणें हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य निम्न क्रम की होती है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं। जब भी मैं तरंग के बारे में बात करता हूं तो तरंग में कुछ स्ट्रंग बनते हैं, मीन्स कुछ क्रस्ट बनते हैं, और कुछ बनते हैं हमारे ट्रफ बनते हैं। क्रस्ट और ट्रफ का जो हमारा इस तरीके से बनने वाले हैं, मीन्स ये कोई भी हमारी वेव है, इस तरीके से हमारी ये वेव है। तो जो जहां पर भी ये बिंदु उच्च बिंदु है इनको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। इनको हम क्रस्ट बोलते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, श्रृंग बोलते हैं। ये क्या होंगे हमारे श्रृंग। ये जो जितनी भी पीक रहेगी इनको हम बोलेंगे श्रृंग, और इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ। इनको बोलते हैं ट्रफ। गर्त हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गर्त। जब भी मैं बात करता हूं कि मीन्स 2 कॉन्जुगेटिव क्रस्ट या फिर जो 2 कॉन्जुगेटिव ट्रफ है इनके बीच की जो डिस्टेंस रहती है, इन डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, इनको हम बोलते हैं वेवलेंथ लैम्डा से। या फिर कंप्लीट साइकिल के दौरान जो हमारी डिस्टेंस रहती है इसको भी हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। पूछा गया आपका कि जो एक्स रे का जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ किस ऑर्डर का रहता है, तो वो ऑर्डर का रहता है हमारा 1 एंगस्ट्रॉम का। और 1 एंगस्ट्रॉम किसे कहते हैं हम, 10⁻⁻10 मीटर।
तो राइट ऑप्शन इसमें बन के आता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन यहां से बन के आता है। तो आज के क्वेश्चन, आज की इस वीडियो में हमने देखा है, आज की क्लास में देखा है 25 क्वेश्चंस का एक सेट लगाया है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए थे और सारे के सारे क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड लेवल के भी क्वेश्चन मैंने इसमें आपको बताए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जितने भी स्टूडेंटों ने इसको सॉल्व किया है तो उन्होंने अपना सेल्फ एनालिसिस भी किया है कि कितने उनसे क्वेश्चंस सही हुए हैं, कितने उनसे क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में आपका अपना स्कोर डाल दीजिए कि कितने आपके राइट हुए हैं और कितने आपके रॉन्ग हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मीन्स फिजिक्स का जो हमारा सेकंड मॉक टेस्ट पेपर है उसमें हम मिलते हैं। अभी थोड़ी देर बाद में आपका मीन्स 6 बजे इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश बूस्टर क्लास चालू होने वाली है, जिसमें आपका इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश के बारे में आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे एनडी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।